In the first lecture of patient safety, we discussed what actually the patient safety is. Next, we discuss about the errors. What was the difference between errors and violation? And the next, we study about the human factors. Today, we are going to discuss about system and complex system. अस्सलाम वालेकुम मैम, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, पर मैम ये डॉक्टर अरूज की क्लास है? आई एम डॉक्टर अनिका, ये पेशेंट सेफ्टी 2 क्लास है मैम, बट मैं डॉक्टर, ठीक है मैम, सही है, थैंक यू। System is basically 2 departments, or it's a collection of 2 or more interacting parts. If we take the example of the healthcare system, there might be an interaction between 2 departments. For example, you are working in an emergency department. There is an interaction between the emergency department and the radiological department. Both of them together, they will make up a system. Next is a complex system. In the complex system, there are so many parts of the departments that are working together. जो complex system होता है उसके अंदर chances of errors उतने ज्यादा होते हैं. For example, in this picture, you can see that the surgeon is operating on the patient. Along with surgeon, there are other doctors as well, such as anesthesiologists are there. There are radiologists as well, and nursing staff is also present. So healthcare system itself is a complex system. As I have told that जब भी कोई complex system होगा उसके अंदर chances of errors उतने ज्यादा होते हैं. Whenever an error is occurred by a doctor or any medical person, there are 2 school of thoughts. Can anyone give an example of iatrogenic injury? मैम जो सर्जन वगैरह की वजह से हो जाती है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर के उसमें टाइम पे हो जाती है. Iatrogenic injury जो है वो बेसिकली होती है which is caused by any हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से हो सकती है, ट्रीटमेंट की वजह से हो सकती है, मेडिकेशन हो सकती है, सर्जरी हो सकती है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है वो भी कोई इंजरी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इमरजेंसी में आता है, आपने उसकी सर्वाइकल स्पाइन का उस टाइम ख्याल नहीं रखा है, तो एट दैट टाइम किसी रेजिडेंट ने, हाउस सर्जन ने, ही और शी में हैव कॉज्ड द इंजरी टू द सर्वाइकल स्पाइन. सो ये भी आइट्रोजेनिक इंजरी के अंदर आएगा. कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आइट्रोजेनिक इंजरी की? एनीवन? मैम अक्सर मोस्टली सुनने में आता है कि पेशेंट्स की सर्जरी की गई और समटाइम्स उनके उसमें कोई जो स्टिचिंग की गई है वो गलत कर दी गई, या फिर टॉवल वगैरह उसके अंदर प्लेस रह गए, निकाले नहीं सर्जन्स ने, इस तरह का. यूजुअली वो टॉवल्स जो होते हैं वो स्मॉल गॉज पीसेस होते हैं, खासतौर पे जब किसी पेशेंट की एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी होती है, वो जनरल सर्जरी है, उस केस के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गॉज पीस जो है वो इज वेरी स्मॉल, वो समटाइम्स बहुत कम ऐसा होता है कि वो पेशेंट के अंदर एब्डोमेन के अंदर जो है वो रह जाए. उसके बाद जो है जब एट द एंड ऑफ द सर्जरी जब वो काउंट की जाती हैं, जितनी जो गॉजेज होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, देन उसको फाइंड आउट किया जाता है कि वेयर द गॉज हैज गॉन. इसके अलावा आइट्रोजेनिक इंजरी के अंदर आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है और उसका कोलैप्स है, सर्कुलेटरी कोलैप्स है. एक हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन वहां पर मौजूद है और वो उसका सीपीआर करता है. एग्रेसिव सीपीआर की वजह से पेशेंट की रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकती हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द आइट्रोजेनिक इंजरी. फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा जो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है उनको हम इथैम्ब्यूटोल दे रहे हैं. Can anyone tell us one specific side effect of ethambutol जो पेशेंट को बताना लाजमी है? एमन आसिफ? यस मैम, इथैम्ब्यूटॉल जो है ना उसके अंदर मैम जो है ना जब बॉडी फ्लूइड्स ना ऑरेंज और रेड कलर के हो जाते हैं, तो पेशेंट को गाइड करना है इसके बारे में कि आपके बॉडी के फ्लूइड्स जो है ना वो हो जाएंगे चेंज. वो साइड इफेक्ट रिफैम्पिसिन का है, ठीक है, उसमें जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है. इथैम्ब्यूटोल का ब्लाइंडनेस करता है, आई के ऊपर इफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस वगैरह के और कलर डिफरेंशिएशन खराब करता है. इथैम्ब्यूटोल जो है
कलर ग्रीन और रेड जो है कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, थैम्बुटोल न्यूराइटिस कॉज करता है। इसलिए पेशेंट्स का आई एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को ये बताना जरूरी होता है कि उसने फर्दर जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसने अपना आई एग्जामिनेशन करवाते रहना, और अगर उसको ये सिम्टम्स आए तो उसने रिपोर्ट करनी है। सो दिस वन ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है इन मेडिकल वार्ड के अंदर। कंसल्टेंट ने प्लूरल टैप के एक पेशेंट के डायग्नोस्टिक प्लूरल टैप के लिए कहा है। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है विदाउट अंडर एनी सुपरविजन, ही डिड द प्लूरल टैप, लेकिन वो पंक्चर कर देता है लंग को। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द आइट्रोजेनिक इंजरी। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी या किसी भी प्रोफेशन के अंदर एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन वंस एक एरर हो गया है उसको अप्रोच कैसे करना है। बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं, वन इज ओल्ड वन एंड द अदर वन इज न्यू वन। ओल्ड अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल है, पर्सन अप्रोच है। जो न्यू वन है वो सिस्टमैटिक अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि जिस पर्सन से एरर हुआ है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है और उसी को ही रीट्रेन किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है वो न्यू अप्रोच होती है। वो ये कहती है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज, यू हैव टू आस्क द डब्ल्यूज एंड एच, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो मैम वो जो बच्चा है जिससे ये जो है वो हुआ है, तो मैम उसका हम लोग क्या करेंगे? इसका लंग पंक्चर हुआ है। यस नो मैम, जिस बच्चे ने ये किया है, मतलब जिससे गलती हुई है लंबर पंचर करते हुए। वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, उसका ये होगा कि देखें एक दफा थिंग इज कि एक दफा उससे आइट्रोजेनिक एक इंजरी कॉज हो गई है। फर्दर हम ये पढ़ रहे हैं कि अप्रोच क्या होगी। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। उस पर्सन को पॉइंट आउट किया जाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उससे पूछा जाएगा, उसी की रीट्रेनिंग होगी। लेकिन जो न्यू अप्रोच है, जो इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट द एक्चुअल रीजन इज, व्हाट द एक्चुअल कॉज इज, ताकि फर्दर ऑन सम टाइम अगर सेम सिचुएशन हो तो उस चीज को, उस कंडीशन को, उस एरर को प्रिवेंट किया जा सके। जो पर्सन अप्रोच है उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि उसकी वजह से एरर को एट दैट टाइम जो है वो दबा दिया जाता है। बिकॉज द थिंग इज कि पीपल डोंट इंटेंड टू कमिट एरर्स। एरर मीन्स दैट उनकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इन एक्सपीरियंस की वजह से, मे बी ड्यू टू अदर रीजन, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से दे कमिट द एरर्स। अगर हम पर्सन अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और वन थिंग मोर दैट कि जिनसे एरर होता है दे विल हाइड द एरर्स। इवेंचुअली ये होगा कि जो सिस्टम होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर सब अपने एरर्स को हाइड करेंगे, उसकी कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, उसको उसकी प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो एट द एंड जो है वो सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि बहुत से एरर्स जो हैं, बहुत से स्मॉल एरर्स एक्यूमुलेट होंगे और इट कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डिजास्टर। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम नई अप्रोच को यूज करें जो सिस्टमैटिक अप्रोच है। लास्ट लेक्चर में हमने स्विस चीज मॉडल पढ़ा था। बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड बाय द जेम्स रीजन। जेम्स रीजन ने इस मॉडल को जो है वो क्रिएट किया था, जिसके अंदर स्लाइसेस ऑफ चीज थे। स्लाइसेस ऑफ चीज बेसिकली प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं। दे कैन बी रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर आर पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, एट द एंड देयर इज एक्चुअल लॉस है, एक्सीडेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल ये कहता है कि देयर आर स्लाइसेस, जो स्लाइसेस हैं वो लेयर्स हैं डिफेंस की, बैरियर्स की। लेकिन उनके अंदर जो होल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं। वो उसकी उस सिस्टम के अंदर वीकनेस है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेसेस हैं। एक पोटेंशियल लॉस है जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि सिस्टम के अंदर डिफरेंट एरर्स थे, सिस्टम के अंदर डिफरेंट वीकनेसेस थी, जब वो सारी वीकनेसेस अलाइन हुई है, दिस विल रिजल्ट इन दैट एक्चुअल लॉस। एक्टिव या एक्चुअल जो फेलियर होता है वो एट द एंड उस वजह से होता है।
वो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता, वो असल में सिस्टम के अंदर मल्टीपल एरर्स होते हैं, मल्टीपल वीकनेसेस होती हैं, जिसकी वजह से एट द एंड जो है वो लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक प्लूरल टैप की एग्जाम्पल ली थी कि जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ने विदाउट एनी सुपरविजन प्लूरल टैप किया था, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है। नंबर वन थिंग, मे बी वो पोस्ट कॉल हो, उसके आवर्स ऑफ ड्यूटी बहुत लॉन्ग हो, ही इज टायर्ड, ही और शी इज टायर्ड। Number two is that it is a weakness. Number two is that he has done the plural tap without any supervision. Nobody has guided him. So इस तरह जो multiple weaknesses आ जाती हैं, multiple holes जो हैं वो उस slices के अंदर आ जाते हैं, they will ultimately result in that loss. और loss उस particular example में क्या था, lung puncture था। Next, James Reason ने different defense पॉलिसी राइटिंग है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वी से डेट कि जो पोस्ट कॉल रेजिडेंट था वो टायर्ड था, स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो पुअर है, वो डिफाइन वर्किंग आवर्स, हम वर्किंग आवर्स को डिफाइन कर देते हैं और अपनी उस पॉलिसी के अंदर ऐड कर देते हैं कि नो बडी विल डू वर्क मोर देन 36 आवर्स, नो बडी विल वर्क मोर देन 24 आवर्स। दिस इज वन टाइप ऑफ डिफेंस। द अदर वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सर्जिकल वार्ड है, उसके अंदर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज होते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के डायग्नोसिस और उसकी स्वेरिटी के लिए, लेकिन विद इन दैट पर्टिकुलर वार्ड के अंदर अगर एक क्राइटेरिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए कि ऑल द रेजिडेंट्स दे विल यूज दैट criteria for the diagnosis and severity of the acute pancreatitis, this will simplify the things for everyone. नेक्स्ट ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन भी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाती है। कैन एनीवन गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन इन मेडिकल प्रोफेशन और हेल्थ केयर? अब्दुल्ला खान। अफजाल एहसन। अलवीना शाद। मैम, यस। ऑटोमेशन में एग्जांपल इस तरह की हो सकती है कि ये पेपर वेस्ट को रिड्यूस करता है। पीपल किसको रिड्यूस करते हैं? मैम, पेपर वर्क को। पेपर वर्क, हाँ ठीक है, वो ऑटोमेशन के अंदर आ सकता है, पेपर वर्क को रिड्यूस करते हैं। एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक नाउ, ये ऑटोमेशन में आ सकता है। सेकेंडली, आजकल जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है, इस तरह की डिवाइसेस आ गई हैं, इंसुलिन पंप्स आ गए हैं कि आपको मैनुअली जो है खुद कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है कि इस टाइम पेशेंट की ग्लूकोज लेवल इतना है, आपने इतनी इंसुलिन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। वो डिवाइसेस जो है ऑटोमेटिकली खुद ही उस टाइम कैलकुलेट करती हैं कि पेशेंट का बीएसएल लेवल कितना चल रहा है और बेसल इंसुलिन उसको कितनी रिक्वायर्ड है। So this one is an example of automation जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है विद द पेशेंट। नेक्स्ट आर द इम्प्रूवमेंट्स है टू द डिवाइसेस एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं उनकी डिजाइनिंग इस तरह की जाए ताकि वो पेशेंट सेफ्टी को कंप्रोमाइज नहीं करें, और इसी तरह जो डिवाइसेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? No, ma'am. No, ma'am. Okay. अरूज फातिमा। आयशा अनवर। यस मैम। आयशा, आइट्रोजेनिक इंजरी की दो एग्जांपल्स। मैम मुझे अच्छे से याद नहीं है। एनी एग्जांपल जो आपके माइंड में इस टाइम आ रही हो? मोहम्मद नुमान।
तो मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे हम अल्ट्रासाउंड है वो अप्लाई नहीं कर सकते टीबी के पेशेंट में क्योंकि ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाता है। तो इवन वी नो कि ये उसका एक साइड इफेक्ट है, और अगर कोई पेशेंट मतलब कोई डॉक्टर फिर भी उस पर अप्लाई कर देता है और वो ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर देता है, तो वो आइट्रोजेनिक इंजरी होगी या उसका साइड इफेक्ट होगा? कौन सी डिजीज के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करना? मैम टीबी में हमने फिजियोथेरेपिस्ट है ना, हम बन रहे, तो यस, फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं हम टीबी के पेशेंट में। वो टर्म लाइक प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड ही है। यस मैम अल्ट्रासाउंड है, इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने पढ़ा। अल्ट्रासाउंड जो है, जो हमारे यहाँ पे जो मेडिकली यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड फॉर एब्डोमेन के लिए, अगर इन केस अगर एब्डोमिनल कोई मैस है, लिवर का साइज देखना, स्प्लीन के लिए, वो तो यूज किया जाता है इरिस्पेक्टिव के पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है नहीं है। लिम्फ नोड सपोज जिन पेशेंट्स के दोज हु आर हैविंग नेक स्वेलिंग है, उनके लिए भी जो है नेक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेटर ऑन वो ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स निकल आते हैं। आप देखिएगा कि जो आप टर्म कह रहे हैं वो वाकई अल्ट्रासाउंड है, वो कोई या कोई और टेक्निक तो नहीं। मैम अल्ट्रासाउंड क्या है, मैम ने बताया था कि अल्ट्रासाउंड हम नहीं यूज कर सकते, उसमें नहीं यूज करते क्योंकि ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाता है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये वो अगर कोई बंदा यूज भी कर ले तो वो फिर वो हाइड्रोजेनिक इंजरी उसमें इंजरी में कंसीडर करेंगे हम? ट्यूबरक्लोसिस जो है वो तो मेलिग्नेंसी नहीं है जो मेटास्टेसाइज करे। आपने दोनों चीजों को देखना है। वन थिंग कि आपने देखना है कि वो ट्यूबरक्लोसिस है जिस डिजीज की बात की गई है। सेकेंडली आपने देखना है कि वो अल्ट्रासाउंड है। हाँ, इन केस जब आपको कंफर्म है कि एक पर्टिकुलर जो पेशेंट को स्वेलिंग है वो मेलिग्नेंट है, तो इन दैट केस आप एफएनएसी या बायोप्सी को वो यूजुअली प्रिवेंट करते हैं ताकि वो मेटास्टेसाइज ना हो, सीडिंग्स ना हो। ओके मैम। नेक्स्ट टर्म है हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिस्टम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर भी एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर। वहां पर भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एरर्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, कोई डिजास्टर हो सकता है। लेकिन हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डिस्पाइट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दे हैव ऑल द टाइम 24/7 दे आर हैविंग द रिस्क फैक्टर्स, उसके बावजूद वो प्रिवेंट करती हैं कोई भी डिजास्टर होने से। अदरवाइज कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके पास ये रिस्क फैक्टर्स होंगे, उसको वो सेम कंडीशंस दी जाएं, इन दैट केस उनके अंदर एरर्स होंगे, उनके अंदर जो है डिजास्टर या लॉस होने के चांसेस होंगे। लेकिन हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को इतना हाई कर लिया है कि उनके अंदर जो है डिस्पाइट दे हैव द रिस्क फैक्टर ऑल द टाइम, उसके बावजूद जो है वो डिजास्टर को प्रिवेंट करने में कामयाब होती हैं। उसके अंदर जो हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है पहला जो कॉन्सेप्ट था वो एविएशन का था। ये हाई रिस्क इंडस्ट्रीज हैं एविएशन, जिनमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहां पर विजिलेंट होकर काम करना पड़ता है ताकि लॉस को जो है मिनिमाइज किया जाए और प्रिवेंट किया जाए। और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए ऑल द टाइम दे आर रेडी। नेक्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को अब रिसेंटली जो है हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंक्लूड करने की स्ट्रगल की जा रही है। हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको इस लेवल तक लेकर जाते हैं। नंबर वन इज द प्री ऑक्यूपेशन विद फेलियर। बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ डील कर रही हैं, दे नो दैट देयर आर चांसेस ऑफ एरर। दे नो कि एरर हो सकता है, एरर को मिनिमाइज कैसे करना है। इन केस दे आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड विद कि यस एरर कैन हैपन, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से ऑल द टाइम दे कीप देमसेल्व्स रेडी फॉर दैट। अगर कोई स्मॉल एरर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है, जो ब्यूटी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, कि अगर जो स्मॉल एरर्स होते हैं, जैसे ही कोई स्मॉल एरर होता है उसको प्रॉम्प्टली जो है रिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है उसको फिक्स किया जाता है ताकि स्मॉल एरर्स मिलकर जो है किसी बहुत बड़े डिजास्टर का की कॉज नहीं बने। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी टू ऑपरेशंस, means that they are always ready for the unexpected situations.
नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज रेडी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हैपन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल वार्ड के अंदर एक पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, उसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, डिफिब्रिलेटर लाया जाता है, लेकिन एट दैट टाइम ये पता चलता है कि डिफिब्रिलेटर खराब है, वो पिछले लास्ट 2 मंथ से यूज नहीं हुआ था, वो बैटरी ऑपरेटेड था, वो उसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, वो यूज नहीं हो सकता, पेशेंट डाइड। एचआरओ ऑर्गेनाइज हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, वो अपनी चीजों को उस तरह तैयार रखती हैं, नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, लेकिन वो अपने माइंड में ये रखती हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। उन्होंने अपनी डिवाइसेस को, अपने इक्विपमेंट्स को, जो ट्रेनीज है उनको ऑल द टाइम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए उन्होंने तैयार रखना है। वन मोर फीचर एचआरओ का है रिलक्टेंस टू सिंप्लीफाई, मीन्स दैट अगर कोई एरर, इफ सम एरर हैज हैपेंड, तो उसको उसी टाइम फिक्स किया जाना इट्स ओके, लेकिन दे ऑलवेज गो टू द डेप्थ कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन हो तो हमने उसको कैसे प्रिवेंट करना है। सपोज देयर इज एन एरर ए दैट हैज लेड टू द लॉस बी, उसके अंदर बहुत से पाथवेज हो सकते हैं जिनकी वजह से ए एरर की वजह से लॉस बी हुआ है। एचआरओ की फीचर है कि वो हर तरह की ओपिनियंस लेते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस ली जाती हैं कि अगर एक एरर है वो किस किस तरीके से लॉस का सबब बन सकता है, वो हमेशा उसके डेप्थ में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेडिकल वार्ड, अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बात कर लेते हैं, अगर मेडिकल वार्ड के अंदर उस टाइम डिफिब्रिलेटर वाजंट वर्किंग दैट, तो फिर इट विल नॉट बी लाइक दैट कि नेक्स्ट टाइम आप बैटरी जो है वो न्यू बैटरी इंसर्ट कर दी जाए ताकि डिफिब्रिलेटर काम करता रहे। नहीं, दे विल गो इनटू द डेप्थ कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर, डू वी नीड टू अपडेट दैट डिवाइस और नॉट, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की कोई भी हैपनिंग को प्रिवेंट किया जा सके। One more feature of HRO is their commitment to resilience. Means that कि unexpected happenings हो सकती हैं, unexpected situations हो सकती हैं, लॉस हो सकता है, लेकिन इन सिस्टम्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सिस्टम्स कोलैप्स नहीं करते। अदरवाइज whenever there is a financial loss है, economical loss है, organizations collapse कर जाती हैं, लेकिन HROs का एक फीचर है कि ये organizations जो हैं इन एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर, एडवर्स कंडीशंस के अंदर वो कोलैप्स नहीं करती। लॉस हो सकता है, वो रिकवर करती हैं, लेकिन वो कोलैप्स नहीं करती। लास्ट इज द डेफरेंस टू एक्सपर्टीज। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कमांड जो है वो हाई रैंक से लो रैंक की तरफ जाती है। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो कमांड यूजुअली जो है गोज फ्रॉम द कंसल्टेंट्स टू द रेजिडेंट्स टू द मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड द हाउस फिजिशियंस एंड द हाउस सर्जन्स। लेकिन इन केस कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, इन दैट केस रैंक्स को जो है, रैंक्स को नहीं देखा जाता, बल्कि किसी भी पर्सन का एक्सपीरियंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एक हाउस फिजिशियन एबीजीज के लिए सैंपल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे सैम्पलिंग नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड एक स्टाफ है, शी हैज मोर एक्सपीरियंस, वो हेल्प कर देती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डेफरेंस टू एक्सपर्टीज। Any confusion regarding these principles? मैम इनके जैसे आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो उसी तरह प्रिंसिपल्स का याद होना जरूरी है कि इनके हमें सिर्फ टाइटल जैसे 5 प्रिंसिपल्स हैं तो इनके नाम पता हो। देखिए, अगर तो आपको सिर्फ इनके नेम्स याद रहेंगे तो वो थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अगर आप इस चीज को किसी भी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करें, आप इसको हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगे। ये विद एग्जांपल्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको फायर डिपार्टमेंट की, जो हाई रिस्क डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, उसके साथ एसोसिएट करके सोचें। मैम कहीं बेटर इसकी एक्सप्लेनेशन है या वीडियो वो देख लेना, तो विजुअलाइज आपको एक चीज याद रहती है आपके माइंड में। ओके, आप इसको तो सिंपली जो है आप इसको जो है गूगल कर सकती हैं।
ओके मैम। गूगल कर ले, इमेजेस के अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बाय इमेजेस भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ओके। What the healthcare can learn many lessons from the HROs, from their success से भी और उनके फेलियर से भी। जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इनसे लेसन्स ले सकता है। हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस इनिशियली जो थी, देवर एविएशन थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स थे, फायर डिपार्टमेंट्स, इस तरह के डिपार्टमेंट्स थे हाई रिलायबल। लेकिन अब रिसेंटली जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ केयर सिस्टम को इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोशिश की जा रही है कि हेल्थ केयर सिस्टम को भी हाईली रिलायबल किया जाए। उसके 3 गोल्स हैं, पेशेंट की सिक्योरिटी हो, पेशेंट सेफ्टी हो, क्वालिटी हो और एफिशिएंसी हो। आज के लेक्चर की समरी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कोई भी चीज जो है वो रॉन्ग हो सकती है, लेकिन हमने इंडिविजुअल अप्रोच यूज नहीं करनी है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको यूज नहीं करना है, वो शॉर्ट टर्म है, उससे we will never find out the cause of the error। हमें एरर की कॉज का नहीं पता चलेगा, इसलिए we have to, if we want to use approach, हमें सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करनी है। हमने डेप्थ में जाना है, डिटेल में जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन का सामना हो तो वो एरर को प्रिवेंट किया जा सके। हिना अफजल। मैम जैसे एट्रोजेनिक के आपने कहा इंजरी में, तो अगर मेडिकेशन में कुछ ऐसा एरर आ जाता है, मतलब हम किसी को वो इंजेक्शन ऐसा कोई लगा देते हैं या उसको ऐसी कोई मेडिसिन दे देते हैं जिसके साइड इफेक्ट हो जाए, उसको अटैक आ जाए, तो वो भी इसी में आएगा? वो यस, वो भी आइट्रोजेनिक जो है ना वो ब्रॉड टर्म है। उसके अंदर ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन आपने कोई इंजरी पेशेंट को कॉज की है, ट्रीटमेंट की वजह से, वो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, ओके मैम। सब आइट्रोजेनिक में आएगा। सपोज एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जो बेबीज के लिए डायपर रैश के लिए जो है यूजुअली स्टेरॉइड क्रीम्स जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। लेटर ऑन जो है बेबीज के ब्लड लेवल के अंदर जो है वो स्टेरॉइड लेवल्स इंक्रीज हो जाता है और वो कुशिंग सिंड्रोम जो है डेवलप करते हैं। टिपिकल जो है दे आर हैविंग अ मून फेस एंड कुशिंगॉइड फेस होता है। ये भी आइट्रोजेनिक इंजरी में आएगा। थैंक यू। हिना अफजल। यस मैम। हिना, आपने एचआरओ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, टोटल 5 हैं, उनमें से कोई एक आपने विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। विद एग्जांपल्स, रेजिलियंस, यस, रेजिलियंस। रेजिलियंस था, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी टू अदर्स, और फिर प्रीऑक्यूपेशंस विद फेलियर था। ओके, आप रेजिलियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे कि हेल्थ सिस्टम या कोई भी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये है कि हम उनको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए और उनको मतलब उनके स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। रेजिलियंस मींस दैट कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सिस्टम जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि वो उससे रिकवर कर सके, वो उसकी वजह से कोलैप्स नहीं करना चाहिए। वो ये रेजिलियंस के अंदर आएगा। हिना खालिद। जवेरिया इरफान। इकरा शौकत। खतीजा अकबर। Okay, any question regarding lecture? मैम जैसे आपने ये जो डिफेंस वाला था, क्या था जो लास्ट वाला था आपने, डेफरेंस था, Reference to expertise. डिफरेंस ऑफ एक्सपर्ट। मैम ये जो होता है कि मेनली इसमें कम्युनिकेशन आ जाता है कि आप जो हायर लेवल के लोग हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करें कि अगर कोई एरर आ गया इन केस।
डेफरेंस के अंदर यूजुअली जो है, डेफरेंस मींस दैट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द एक्सपर्ट हु इज हैविंग मोर एक्सपीरियंस। इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपने रैंक नहीं देखना है। कमांड जो है, जो लीडरशिप है, अगर आपने ओपिनियन लेनी है कि इफ समवन इज हायर इन रैंक लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कम है, ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ पर्सन जिसका रैंक लो है लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा है, तो वो उसकी बात को फॉलो करेगा। ओके मैम, एक्सपीरियंस की बेसिस पे देखा जाएगा। एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसकी बात को सुना जाएगा। मैम अगर एक पेशेंट को बहुत ही सीरियस जो है ना मैम इंजरी हो गई है किसी के नेग्लिजेंस की वजह से, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो मैम उस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो उसको भी हम लोग लेट्रोजेनिक इंजरी के अंदर सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूड कर। वो आइट्रोजेनिक इंजरी में ही आएगा। ओके मैम, थैंक यू। मैम मुझे आपका जो सेक्शन है उसका लिंक नहीं आता और मेरी ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं वो मिस हो गई हैं, तो आप मुझे काइंडली ऐड कर लें अपने सेक्शन में। Okay, आप अपना नेम बताएं। ईमानिया ताहिर। मानिया ताहिर। ओके ईमान, आपने जो है बाय मेल जो है वो सेंड करना है मुझे। ओके मैम, ओके थैंक यू। मैम आपने स्विस मॉडल के 4 पॉइंट बताए जिसमें टाइमिंग था, स्टैंडर्डाइजिंग, सिंपलीफाइंग था। मैम ये स्टैंडर्डाइजिंग सिंपलीफाइंग जो है वो पॉइंट दोबारा बता दें तो थोड़ा सा। स्टैंडर्डाइजेशन, यस मैम। ये बेसिकली वन मोड है, ये एक बैरियर है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, एक स्टेप है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट के पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। स्टैंडर्डाइजेशन की एक एग्जांपल इस तरह लीजिए, मैंने आपको बताई थी कि एक वार्ड के अंदर जो है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के 3 to 4 पेशेंट्स हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो है उसकी स्वेरिटी और उसके डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज होते हैं, लेकिन उस वार्ड के अंदर अगर एक क्राइटेरिया को ही यूज किया जाए, सारे रेजिडेंट्स अगर एक ही क्राइटेरिया को यूज करें तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इससे प्रोसेस जो होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, रेजिडेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी रहेगी। ओके मैम। अटेंडेंस जो है वो आपकी जूम रिपोर्ट में आ जाती है, जितने पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं, तो अटेंडेंस मैं वहीं से देख लूंगी। ओके मैम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम लेक्चर्स की पीपीटी फॉर्म आप एलएमएस पे अपलोड करेंगी? एलएमएस पे मैं अपलोड सून आई विल अपलोड देम। मीनवाइल जो है वो आप गूगल ड्राइव का जो लिंक है वहां से ले लें। ओके मैम।